थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक के बारे में पहले हम शुरू करने से पहले मैं अब कुछ अजम्पशंस हैं मेरे जहन में जो उन अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर मैंने ये आप समझें कि सेशन प्रिपेयर किया है। और वो अजम्पशंस ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि आप एक फ़िज़िकल थेरेपी के या हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं या सेशन अटेंड कर रहे हैं, या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि आपको ऑलरेडी जो एक सोप एग्ज़ामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिज़िकल एग्ज़ाम, तो वो सारे का सारा आपको आता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझते हैं, आपको बेसिक एनाटमी का भी आइडिया है। ठीक है, आप फंक्शनल एनाटमी भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ऑब्वियसली सेमेस्टर 4 एंड अबव वाले सारे लोग जो हैं उनको एनाटमी फिजियोलॉजी का आइडिया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उसमें से कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो कि से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं है, तो वो सेशन के एंड पे आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि बेसिक अजम्पशन हमारी ये होगी कि बहुत सारी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम मतलब इस बेसिक हाइपोथेसिस को लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब इसमें जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं ख़ास तौर पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो एक चीज़ जो कि प्रोफेशनली बड़ी ओवरलुक्ड है वो आपका मस्कुलर सिस्टम है, और मस्कुलर सिस्टम में होने वाली मायोफेशियल पेन। ठीक है, होता क्या है कि अगर तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने हॉस्पिटल के वार्ड्स अटेंड किए हैं, या आप कभी एज अ पेशेंट फिज़िकल थेरेपी में या ऑर्थोपेडिक सर्जरी में गए हैं किसी के पास, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर या ख़ुद आपने कुछ पेशेंट ट्रीट किए हैं, तो एक चीज़ आपने नोट की होगी जो कि जिसको हम मतलब गैर महसूस तरीके से नोट होती है, असल में आप इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, कि से फॉर एग्ज़ाम्पल लो बैक पेन होगी। ठीक है, अगर लो बैक पेन हो रही है, आपको पर्सनली लो बैक पेन थी, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी बैक का एक्सरे करवाएगा। बैक का एक्सरे करवा के कहेगा लो जी ये लंबर स्ट्रेटनिंग हुई है, इस स्ट्रेटनिंग की वजह से मसल स्पैज़म है और आपको पेन हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अपनी किसी मदर को, किसी चाची टाइप फीमेल थोड़ी सी एज ज़्यादा की फीमेल को लेके जाएंगे, ठीक है, किसी अपने टीचर के पास, सीनियर के पास, सिमिलरली वो भी यही करेंगे कि उनका एक्सरे करवाएंगे या कोई फिज़िकल मोडालिटी फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे और कहेंगे जी कि इनका C5S1 जो है वो L5S1 जो है वो ऊपर नीचे हुआ है, वहाँ पे डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, और जिसकी वजह से ये पेन जो है इनकी कमर में आ रहा है। अब सोचने वाली ये बात है कि एक फ़न फैक्ट है, वो ये है कि डू यू नो दैट द फेशिया दैट इन्वेलप्स द मसल्स, ठीक है, इट हैज़ 1000 times more nerve endings than your intervertebral joints। ठीक है, और आपके प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो आम तौर पे करते ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो जॉइंट की पेन है, जॉइंट डीजनरेशन की वजह से जो पेन हो रही है, हर चीज़ का जो कल्प्रिट है उसको समझा देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं, और जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है, आपका मसल्स हैं, आपका फेशिया है, ये जो इससे जो पेन ओरिजिनेट होती है, इसको बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपको जो से अगर आप लो बैक पेन के साथ गए हैं, शोल्डर पेन के साथ गए हैं, ठीक है, या आपने खुद ट्रीट किया है, अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास एक शोल्डर पेन का पेशेंट आता है और आप उस शोल्डर पेन के पेशेंट को खुद से ट्रीट करते हैं या किसी के पास लेके जाते हैं, तो क्या आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि हो सकता है कि ये पेन पोस्टीरियर डेल्टॉइड से भी आ सकती है, ये हो सकता है ये पेन जो है वो इंफ्रा स्पाइनेटस में से भी आ सकती है, हो सकता है ये पूरी अगर रेडिएटिंग आर्म में पेन हो रही है तो हो सकता है कि ये पेन जो है वो इंफ्रा स्पाइनेटस की तरफ से आ रही हो, ठीक है, अपर ट्रेपेजियस से आ रही हो, क्योंकि ये सारे ऐसे मसल्स हैं जिनका रेफर्ड पेन पैटर्न जो है वो आर्म में जाता है।
ठीक है। तो मतलब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स मिसडायग्नोज इस तरह के आते हैं, एंड बिलीव मी, मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर, जब से मैं एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कभी भी जो है मैक्सिमम मेरा ख्याल है टोटल रेडिकुलोपैथी के मैंने टोटल 10 से 12 पेशेंट देखे होंगे जो मस्कुलोस्केलेटल ओपीडी में मेरे पास आए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे होता है कि आपका जो probability of a structure that is producing pain, the probability of it being a muscle is way higher than being it anything else। आपका नर्व्स भी, आपकी जॉइंट्स भी, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के अंदर अगर किसी चीज़ की पेन प्रोड्यूस करने की है तो वो आपके मसल्स हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली डाटा पाकिस्तान से तो हमारे पास नहीं होता, लेकिन ये है कि जो अमेरिकन APTA का डाटा है उसके अंदर ये है कि मस्कुलोस्केलेटल OPD के अंदर जितने पेशेंट उनके पास आते हैं उसमें से 80% of the patients have a muscular problem and 20% of the patients have a problem in which the pain is originating from their joints। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ना स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि मस्कुलस जो आपकी पेन है दैट अराइजेज फ्रॉम द मसल्स, इट इज़ फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट व्हेन यू आर ट्रीटिंग अ मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अप्रिशिएट करना है सबसे पहले। और ओवरऑल जो आज का हमारा ये टॉपिक है उसमें मेरा मकसद भी यही है कि हम इन द लॉन्ग रन कोशिश करें कि थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करें इन टर्म्स ऑफ जो आपकी मायोफेशियल पेन है उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी आप मस्कुलोस्केलेटल डीजनरेशन, जो जॉइंट डीजनरेशन की वजह से पेन जो होती है उसको जितनी आप लोग आम तौर पे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल अब इसकी मैं आपको देता हूँ कि अगर आपकी जॉइंट पेन है ना तो वो जॉइंट पेन उसकी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। सिमिलरली मसल पेन की भी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा अभी इसको लेके चलते हैं कि हम लोग चाह क्या रहे हैं। इस जो एक्सरसाइज है हमारी आज का जो एक सेशन है उसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम देख लें कि पेन होती क्या है और किस वजह से, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से हमें पेन होती है। और वो मैं डिस्क्राइब करूँगा कि आप ऑब्वियसली ये देख रहे होंगे कि पेन तो है जो वो सिर्फ चोट लगने से होती है, तो दैट इज़ नॉट द केस इन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रोनिक पेन। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने डिफरेंस जो डिस्क्रिप्शन है बिटवीन क्रोनिक पेन, एक्यूट पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन, इनको तीनों को डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीखना है कि कैसे हो सकता है। तीसरी चीज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मायोफेशियल पेन होती क्या है, मायोफेशियल पेन के कॉजेज़ क्या हैं, उसकी क्या एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, परपिचुएटिंग फैक्टर्स हैं, और सबसे आखिर में देखेंगे कि उसकी मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर जो मैंने पहले दिया था, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना हो। तो डिस्क्लेमर ये है जी कि देखें, इसमें मैं ये समझें कि इस अजम्पशन के साथ ये मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया है कि आप सारे लोग जो हैं वो बेसिक एनाटमी, बेसिक फिजियोलॉजी और थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो है थेराप्यूटिक्स की और बायोमैकेनिक्स की नॉलेज रखते हैं। ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर मैंने बनाया। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 घंटे का, तो इसको हम ओवरलुक करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर उसमें लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ़ौरन ही। जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको लग रहा है आपको नहीं समझ आ रही, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि एंड के ऊपर हम जो है वो तकरीबन कोई 15 मिनट्स का टाइम ज़रूर रखेंगे कि जिसके अंदर आप हमसे मेरे से क्वेश्चन कर सकेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जैसे एक बुक की डेफिनेशन होती है कि पेन क्या है, तो इंटरनेशनल पेन सोसाइटी जो है वो ये डिस्क्राइब करती है, एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस associated with or resembling that associated with actual और potential tissue damage। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पेन जो है वो ना सिर्फ एक सेंसरी एक्सपीरियंस है बट ऑल्सो इट इज़ एन इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल इसकी ये है कि से फॉर एग्जांपल आपको एक कट लगता है, ठीक है, आपको भी सेम जगह पे कट लगा है, मुझे भी सेम जगह पे कट लगा है, मैं एग्जैक्टली सिमिलर कट है, ठीक है, मैं उसके ऊपर चीखें मारता जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं यार पेन हो रही है, बस ठीक है हो रही है लेकिन इतनी कोई ख़ास तंग नहीं कर रही। ठीक है, तो हर बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो पेन के हवाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए पेन को कहते हैं कि पेन इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग। ठीक है, और आपको पता होगा जिन लोगों ने अपना थोड़ा बहुत क्लिनिकल वाली साइड पे काम किया है तो वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसीलिए विजुअल एनालॉग स्केल होता है। ठीक है, पेन को मेजर करने के लिए कोई ख़ास स्केल नहीं है कि जिसके अंदर आप कह लें कि जी 1.1 पेन का इंटेंसिटी है या 3.7 है या 10.2 है। ठीक, और आप एक विजुअल एनालॉग स्केल है जिसमें पेशेंट से पूछते हैं अच्छा यार आउट ऑफ 10 का मतलब है बहुत ज़्यादा पेन, आपको कितनी हो रही है, वो कहता है जी 7 हो रही है मुझे। ठीक है, बट देयर इज़ नो वेयर टू वेरीफाई इट, मतलब इसका कोई क्वांटिफाई करने के लिए इसका कोई तरीका नहीं। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ एन इमोशनल आस्पेक्ट टू पेन। ठीक है, मतलब ये कि जो आपकी इमोशनल स्टेट होगी उसके साथ डायरेक्टली लिंक है, आपकी साइकोलॉजी के साथ डायरेक्टली लिंक है इसका। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ये देता हूँ कि एक जो इसके ऊपर डिबेट सबसे पहले शुरू हुई वो इस तरह शुरू हुई कि एक एनिमल रेस्क्यू करते थे साहब एक ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वो एक एनिमल रेस्क्यू कर रहे थे, उसके बाद वो जंगल से गुजर रहे थे, अचानक से उनको ऐसे लगा कि कोई झाड़ी टच हुई है उनके साथ और हल्का सा स्क्रैच लगा है, उसकी वजह से खून निकलने लग गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, स्क्रैच लगा कोई ऐसा मसला नहीं, और वो अपने काम में लगे रहे। और हुआ ये कि कुछ देर के बाद वो साहब जो हैं वो गिर गए अचानक से और बेहोश हो गए। और जब गए हैं वहाँ पे तो हॉस्पिटल में, तो उन्होंने देखा कि जो साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे थे वो एक स्नेक बाइट के थे। ठीक है, तो जो उनका एक्सपीरियंस था वो ये हुआ कि स्नेक बाइट जो है वो तो ज़ाहिर बात है एक सांप काटता है तो अच्छा खासा आपको पता लगता है, तो इन साहब को क्यों नहीं पता लगा। ठीक है, तो सिमिलरली आपने हाइपर एस्थीसिया के पेशेंट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेशेंट ऐसा होता है कि आपके साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा कि अगर पंखा तेज़ चले और उसके तेज़ चलने से हवा जो है वो मेरे फोर आर्म के ऊपर आके तेज़ी से लगे तो मुझे ऐसा शदीद दर्द हो रहा होता है कि जैसे किसी ने मेरी छुरी के साथ काट दिया इसको। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। अब ये एक्सट्रीम्स क्यों हैं, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो मतलब इट इज़ नॉट, जब आप क्रॉनिक पेन की बात कर रहे होते हैं तो इसमें इट इज़ नॉट एज सिंपल एज के इंजरी हुई उसकी वजह से पेन हो रही है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, जब आप क्रॉनिक पेन की बात करते हैं तो उसमें होता यह है कि बेसिकली आपका एक टिश्यू डैमेज हुआ, वो हो के ठीक हो गया हुआ है या ठीक होने के प्रोसेस में है, लेकिन जो आपका ब्रेन है उसके अंदर जो आपके जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं दे आर स्टिल फायरिंग, और वहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो जाता है कि जिसकी वजह से कंटिन्यूसली फायरिंग होती जा रही होती है और आपके ब्रेन को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बड़ी कोई शदीद प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट वो फायरिंग होती है, और फायरिंग होती है तो फिर ऑब्वियसली बंदे को बहुत ज़्यादा पेन जो है वो फील होती है। तो दूसरे कंट्रास्ट में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि स्नेक बाइट हुई और बिल्कुल फील नहीं हुआ, उसमें होता ये है कि फिज़िकल डैमेज हुआ, ब्रेन के पास एड्रेस वो पहुंचा कि भाई फिज़िकल डैमेज हो गया। ठीक है, और ब्रेन ने कहा कि भाई आपको पता है आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो अगर पास्ट में सिमिलर पेन आपको हुआ है और आपने देखा था और उस टाइम के ऊपर ये पेन सिर्फ और सिर्फ एक झाड़ी के कांटा लगने की वजह से हुआ था और इट वाज बिनाइन, तो आपका ब्रेन जो है ना उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है कि इस तरह की पेन थी तो ये बिनाइन था। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ था मुझे। तो
जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिक्टेट करते हैं कि आपको पेन की सेंसेशन कैसे होगी। और जहाँ तक एक्यूट एंड क्रोनिक पेन का ताल्लुक है तो इसमें छोटी सी डिस्टिंक्शन ये है कि यूएस में उन्होंने एक स्टडी की कि जिसके अंदर उन्होंने देखा कि क्रोनिक पेन कैसे परसिस्ट करती है। तो दे डिटर्मिन्ड दैट इफ़ यू हैव पेन आफ्टर 30 days ऑफ योर इनिशियल इंजरी, कि अगर आपकी इनिशियल इंजरी के बाद 30 दिन के बाद भी आपको पेन है, तो ऐसे पेशेंट्स में से 50% ऐसे पेशेंट थे जिनको 5 साल बाद भी पेन थी। ठीक है, इसका मतलब जो अंडरस्टैंडिंग इससे हम गेन करते हैं वो ये है कि जब आपको पेन शुरू होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ दैट इशू एंड एलिमिनेट इट स्ट्रेट अवे। ठीक है, उसको लेके चलेंगे, महीने से ऊपर लेके जाएंगे तो देर इज़ अ 50% चांस दैट योर एक्यूट पेन विल टर्न इनटू क्रोनिक पेन। ठीक है, तो ये छोटी सी डिस्टिंक्शन है कि वाई डू वी हैव टू डू। ठीक है, और जहाँ तक आप मस्कुलोस्केलेटल पेन की बात करते हैं कि इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है, तो वो ये है कि इस वक्त जो आपकी नंबर 1 इशू है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल सीख करने का पेशेंट्स के, कि पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास क्यों जाता है, क्योंकि दर्द हो रही होती है उसको। इसके अलावा मतलब आपके नियरली 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको दर्द हो रही होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने पेन के बारे में ली कि इसमें ऑब्वियसली मैं आपको, अगर आप इस ग्रुप में हमारे साथ अटैच रहेंगे, हम बाद में भी डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे, तो मैं आपको बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे पेन जो है इवेल्युएट एवोल्यूशन होती है पेन की। ठीक है, और अल्टीमेटली इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज कि आपको चोट लगी आपको पेन हुई। ठीक है, अगली बात यह है कि भाई डिवाइन इज़ द टास्क टू रिलीव पेन। जब आप किसी की पेन रिलीव करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है, और ख़ास तौर पे जब बहुत सारे लोग हैं जो आपको कैरियर के अंदर ख़ास तौर पे जो आपको डिटर करेंगे, जो आपको कहेंगे अच्छा यार फिजियोथेरेपी ठीक है, गुजारा है, गवर्नमेंट जॉब लग रही है नहीं लग रही। तो ये चीज़ जहन में रखें कि मतलब सारे लोगों की तरह जैसे आप लोग सारे हैं, ऑब्वियसली मेजॉरिटी की चॉइस फर्स्ट चॉइस फिजियोथेरेपी नहीं थी। ठीक है, और मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं था कि फिजियोथेरेपी कुछ होती है। ठीक है, लेकिन अब आप आगे हैं। अब अगर आप आगे हैं तो मैं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि फिजियोथेरेपी में जब आप पढ़ना शुरू हो गए हैं तो काइंडली इसको एम्ब्रेस करके पढ़ें। ठीक है, जब आप इस चीज़ को मान लेंगे कि अब आप पूरी ज़िंदगी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं, क्योंकि देखें मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अब वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं लेकिन डिटेस्ट करते हैं, डिस्कस्टिंग उनका बिहेवियर होता है कि अगेंस्ट द फील्ड के यार ये कोई फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल होते हुए आपके पास एक पेशेंट आता है और वो पेशेंट आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं पिछले कोई 3 साल से जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ और मेरे पेन वाला मसला हल नहीं हो रहा, और आप उसकी पेन मैनेज कर देते हैं, तो यकीन करें आपने उसकी ज़िंदगी के अंदर जो वैल्यू ऐड की है, ना सिर्फ आपको इस दुनिया में उसका अजर मिलेगा, आपको अगले जहान में भी उसका अजर मिलेगा। मतलब ये कि आपने एक बंदे की, देखें अगर एक हेड ऑफ फैमिली है, एक मेल है जिसको 3 साल से पेन है, वो काम नहीं कर पा रहा और आपने उसको इस काबिल कर दिया है अपने ट्रीटमेंट से कि वो इतना हो गया कि वो अब काम करना शुरू हो गया, तो सोचें आपने उसके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका प्रोफेशन पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं मस्कुलोस्केलेटल में काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली न्यूरो वाले भी, इट होल्ड्स ट्रू फॉर द एंटायर डिसिप्लिन ऑफ फिजियोथेरेपी, कि आप जब अपने पेशेंट की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं ना, उसका जो सिला है वो आपको इतना ज़्यादा है कि वो आपको इकट्ठा एक जगह एक तरह नहीं मिल सकता, वो पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। और यकीन करें कि इतने लोग हैं, मतलब मैं एक, अगर आप एज अ प्रोफेशनल मुझे देखेंगे तो मैं बड़ा एक एवरेज सा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, मैं बहुत मशहूर नहीं हूँ, मेरी बहुत प्रैक्टिस नहीं चलती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके बावजूद मैं सिंपल आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इवन मैं इतने सारे पेशेंट्स की हेल्प कर चुका हूँ थ्रू फिजियोथेरेपी कि
मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी जो है वो इतनी इम्प्रूव हो गई है कि आज भी जो है वो फ़ोन करके मुझे याद करते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास आए थे, बेहतर हो गए थे, अब माशाल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। बहुत सारी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप बस इसको एम्ब्रेस करें, पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि हर लेवल के ऊपर आपका जो है वो एक प्राइमरी काम होता है। बीइंग अ स्टूडेंट आपका प्राइमरी काम ये है कि जो जो कोर्सेज आपके हैं उनको अच्छे तरीके से चलते हैं। अब इसमें एक बात होती है कि जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं ना, तो आपका नॉलेज जो है वो बड़ा स्पेसिफिक होता जाता है। तो एक बड़ी अच्छी एक अननोन पेशेंट का कोड ये कहते हैं कि एन एक्सपर्ट नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस अंटिल ही और शी नोज एवरीथिंग अबाउट नथिंग, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है मेरा ये डिस्क्राइब करने की रीज़न है वो ये है कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपने नॉलेज को जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में थोड़ा सा पीछे हट के देखना है, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ देखी है ना, ये मैंने बड़ी कॉमन देखी है अपने कोलीग्स के अंदर भी, कि जब वो मुलिगन का कोर्स कर आते हैं ना तो उनको लगता है कि हर चीज़ भी ही जो है वो मुलिगन अप्रोच से हल होनी है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपने आज ये मायोफेशियल पेन का सेशन ले लिया तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हर चीज़ मायोफेशियल पेन ही है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करके दूर से खड़े होकर पेशेंट को देखना है एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से हमने अपने पेशेंट को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मायोपिक नहीं होना, एक चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड नहीं होना। ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि हर चीज़ इसी वजह से होती है, लेकिन आपने जिसको कहते हैं कि एक जो साइंटिफिक मेथड है और जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसका जुडिशियस यूज़ करेंगे तो ही आपके पेशेंट को फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि जब आप यूएस के अंदर मस्कुलोस्केलेटल ओपीडी के अंदर जब पेशेंट्स आते हैं तो 80% ऑफ देम हैव एन इशू इन देयर मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज एंड 20% ऑफ देम हैव एन इशू इन देयर जॉइंट्स, ठीक है। तो हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस सबसे पहले तो ये देख लिया कि ज़्यादातर जब आपके पास एक पेशेंट आएगा 80% चांस ये होगा कि उसके मसल्स का प्रॉब्लम है, और ये मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है, आगे जाके हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है डायग्नोसिस की, ठीक है। तो डायग्नोसिस में हम सबसे पहले सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर मैं एक चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, उसको कहते हैं फ्राइड। फ्राइड का मतलब क्या है, आपने डायग्नोसिस में देखना है फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपको पेन किस वक्त होती है, क्या दिन में 2 दफ़ा होती है, क्या हफ्ते में हो जाती है। फिर फ्रीक्वेंसी के एक और डोमेन है, वो डोमेन फ्रीक्वेंसी की क्या है कि कितने दिन बाद, समटाइम्स ऐसे होता है कि 1 हफ्ता पेन हो के पेशेंट को ठीक हो जाता है, 2-3 दिन बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद 2-3 दिन रहती है, फिर वो रेस्ट करता है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी आपकी पर डे है, दूसरी फ्रीक्वेंसी का जो साइड है वो ये है कि ओवर द मंथ्स आप उससे पूछेंगे कि एक महीने में कितनी की दफ़ा हो जाती है, कितने के दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको इतनी दर्द होती है कि आप काम पे नहीं जा सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि उस जो आपका दर्द हुई है उस दर्द की वजह से कोई ऐसा काम है जो कि आपको रुक जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि क्योंकि पेन हो रही थी इसलिए मैं सुबह वॉक पे नहीं गया, ठीक है। तो सिमिलर एग्जांपल्स के उस पेन की वजह से आपकी कौन सी एक्टिविटी हैं जो रुक जाती हैं। फिर अगली बात आती है आपकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी आपने देखनी है, पेशेंट से पूछना है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपके पास विजुअल एनालॉग स्केल है, इसके अलावा जो है वो आपके पास सिन फैक्टर आप देख सकते हैं, सिवेरिटी, इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ पेन। अब सिवेरिटी और इंटेंसिटी का तो आपको जहन में होगा, लेकिन ये कि नेचर ऑफ पेन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नेचर ऑफ पेन के बारे में मोस्टली जब से फॉर एग्जांपल मेरे को स्टूडेंट है ना मुझे फ़ोन करते हैं, सर एक वो अंकल हैं मेरे सामने बैठे हैं, उनको पेन हो रही है, इतने दिन से पेन हो रही है। तो जो एक ऐसा फैक्टर वो मिस करते हैं वो नेचर ऑफ पेन होता है। अब नेचर ऑफ पेन किस तरह का हो सकता है आपको पता है। नेचर ऑफ पेन बर्निंग पेन भी हो सकती है, डल एकिंग पेन भी हो सकती है, रेडिएटिंग पेन भी हो सकती है, शार्प शूटिंग पेन भी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली इंटरमिटेंट पेन भी हो सकती है, फिर उसके बाद स्क्रैपिंग पेन भी हो सकती है, ठीक है। तो
ये है डिफरेंट टाइप्स क्वालिटी पेन की क्या है, ठीक है। सिमिलरली इसकी नेचर के अंदर ये भी आ जाता है कि क्या इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूस है, बिल्डअप करती है, मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में होती है, काम करने से बढ़ती है, कम होती है, चलने से ज़्यादा होती है, कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आपने ओरिजिनली जब आपने डायग्नोसिस करना है, तो डायग्नोसिस करने में से पहले जब आप हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखें, 80% ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू डायग्नोस, 80% ऑफ दैट डायग्नोसिस विल कम फ्रॉम योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। आप मतलब मेरी एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर शायद ही कभी कोई जो लैब एग्जामिनेशन करवाया हो, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट हमारे पास आते हैं स्पेसिफाइड कि किसी को पट्टे का दर्द होगा तो मेरे पास आएगा। तो लेकिन उसके बाद अगली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे ना एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो ये इन्वेस्टिगेशंस है ना, उनको बिला वजह करवाने का। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लो बैक पेन के साथ पेशेंट आता है, ठीक है, आप उसको चेक करते हैं, आपने देखा है रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है लंबर एरिया के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं जी अच्छा जी एक्सरे करवा लें, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या एक्सरे करवाने से आपका ट्रीटमेंट प्लान के अंदर कोई चेंज आएगा? इफ़ यस, देन प्लीज़ गो फॉर एक्सरे। इफ़ नो, देन प्लीज़ डोंट वेस्ट पेशेंट्स मनी, ठीक है। पेशेंट को मनी है, रिसोर्सेज है, उसका टाइम है, ठीक है, और हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो। तो जब भी आप इन्वेस्टिगेशंस को करते हैं, ऑर्डर करते हैं इन्वेस्टिगेशंस, सब बहुत सारे लोग जो हैं वो विटामिन डी, कैल्शियम ज़रूर करवाते हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं। तो अब उसमें भी अंडरस्टैंडेबल बात यह है कि अब हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स हैं कि 3 आउट ऑफ 4 वुमेन इन पाकिस्तान आर कैल्शियम डेफिशिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ 75% चांस कि जो पेशेंट अगर फीमेल आपके पास बैठी है एंड शी इज़ अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, तो शी वुड बी डेफिशिएंट इन कैल्शियम। सो व्हाई डू यू वांट टू टेस्ट हर कैल्शियम लेवल्स, ठीक है, आप कैल्शियम प्रिस्क्राइब कर दें, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, और कहने का मकसद, एम्फेसिस मैं इस चीज़ के ऊपर देना चाहता हूँ कि जब आप किसी पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं, 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम योर फिजिकल एग्जाम एंड योर हिस्ट्री टेकिंग। जो हिस्ट्री आप ले रहे हैं उसी से ही आपको सारी चीज़ का पता लग जाना है। आपको कोई लैब टेस्ट का कोई भी ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इफ़ यू आर ए गुड प्रोफेशनल, तो यू शुड बी एबल टू डायग्नोज योर पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑब्वियसली आप करेंगे। तो मकसद मेरा यही है कि जब मैं इसीलिए आपको डिटेल से ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोशिश किया करें कि पेशेंट की बात को समझें, उसको बात करने दें, ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना करें। ऑल्दो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक चीज़ है कि जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं ना, तो पेशेंट इंप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट मेरे पास आया शोल्डर पेन के साथ, ठीक है, मैंने उससे पूछा हाँ जी बाबा जी कितने दिन हो गए ना पेन हुई ने? वो कहता जी मुझे जी हफ्ता हो गया है। तो मैंने उसको कहता हूँ हाँ फिर रात को जब आप सोते हैं तब भी दर्द होती है? वो कहता हाँ बिल्कुल होती है। वो कहता लो जी ये डॉक्टर साहब को जो है ना मेरा पता लग गया, ये डॉक्टर साहब को मेरी कंडीशन का पता लग गया। हालांकि इट इज़ अ वेरी, मैं नहीं समझूंगा कि ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है ये। हमेशा अगर आपने हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री टेकिंग के अंदर प्रेफर किया जाता है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। तो आपके लिए भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे। तो फ्राइड हम देख रहे थे सब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर, तो हमने एफ से फ्रिक्वेंसी देखा है, आर से रिस्ट्रिक्शन देखा है, आई से इंटेंसिटी देखी है, ई से इमोशन। आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं है, कोई फिजिकल फैक्टर्स आपको लग तो नहीं रहे, ये चीज़ें। मेंटल हेल्थ उसकी आपने देखनी है, आपने देखना है कि उसके साथ कोई अब्यूज़ वगैरह तो नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में फीमेल्स के साथ ये बहुत कॉमन है। और आखिरी चीज़ आपने देखनी है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है कि इस प्रॉब्लम की वजह से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म उसको इफेक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लो बैक पेन की वजह से वो काम पे नहीं जा पा रहा, लो बैक पेन की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये ज़रूर आपने जो है अपने डायग्नोसिस बनाते हुए जब आप सब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहे होंगे तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है।
अगली चीज़ हमारे पास आ गई जनाब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। उसमें हमने पहले कहा था कि सब्जेक्टिव जो है वो फ्राइड है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्राइड है। ट्राइड में क्या आता है? ट्राइड में आपकी टेंडरनेस आती है, ठीक है। मसल की टेंडरनेस आपने देखनी है। उसको देखने का तरीका ये है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको आपने जो है वो उसके ज़रिए पैल्पेट करना है। जो आपके बड़े मसल्स हैं उसके लिए इंडेक्स फिंगर और आपका ये पिंच ग्रिप जो है वो यूज़ होगी। ऐसे करके पकड़ के देख लेंगे, ठीक है, मसल को कि कोई टेंडरनेस है या नहीं। लेकिन आमतौर पे कोशिश आपने ये करनी है कि इंडेक्स फिंगर से पैल्पेट करेंगे। इंडेक्स फिंगर से पैल्पेट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये कि एक्सेसिव लोड नहीं लगेगा। समटाइम्स होगा कुछ बड़ा बल्कि पेशेंट है तो उसके अंदर आपको थंब भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने देखना क्या है? आपने देखना है टेंडरनेस है या नहीं, कोई टॉट बैंड्स हैं मसल्स में या नहीं। तीसरी चीज़ आपने देखनी है ट्रिगर पॉइंट्स हैं या नहीं। अब ये जो ट्रिगर पॉइंट्स की पैल्पेशन और टॉट बैंड की हैं ये अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज़ आपकी इमेजिंग है। अब जब हम मायोफेशियल पेन की बात करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा मसला मायोफेशियल पेन को डायग्नोसिस बनाने का यही है, जो कि बनता भी इसीलिए नहीं है क्योंकि यू कैंट इमेज इट, मसल को आप इमेज नहीं कर सकते, ठीक है। और ट्रिगर पॉइंट्स को इमेज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी मसला ये है कि हमारे जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन इट। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, उनको आता नहीं है। ऑल्दो जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पे दे कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इमेजिंग में फिर आप यहाँ पे प्राइमरीली आप ये करेंगे कि आप जॉइंट का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे कोई डिजनरेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन हमेशा करके देखेंगे, ये मैंने देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं। हमेशा जब भी आप मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोसिस बना रहे हैं रेंज ऑफ मोशन देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी है। देखना है कोई क्रेपिटस वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रेंज ऑफ मोशन में ज़रूर देखना। और रेंज ऑफ मोशन में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एंड फील। अगर तो एंड फील जो है वो हार्ड है तो इसका मतलब है कि किसी बोनी स्ट्रक्चर की वजह से वो रिस्ट्रिक्शन है। अगर एंड फील सॉफ्ट है या एंड फील जो है वो स्ट्रेची है, एंड के ऊपर स्प्रिंगी है, तो दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू अ मसल। हार्ड फील की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर आप हार्ड फील के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी काइनेजोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी इंट्रैपमेंट के बारे में। हम देखना है कि कोई नर्व इंट्रैपमेंट वगैरह तो नहीं है, किसी नर्व की वजह से ये पेन तो नहीं आ रहा, उसको एक्सक्लूड करना है। नर्वस पेन नहीं होना चाहिए क्योंकि नर्व का पेन होगा, मसल को ट्रीट करते रहेंगे, बंदे का मसला हल नहीं होगा। आखिरी चीज़ आपने देखनी है जॉइंट के अंदर डिसफंक्शन को चेक करना है। कोई क्लिकिंग साउंड, कोई किसी किस्म की डिजनरेशन की पेन के अंदर जब आप मूव करते हैं रेंज ऑफ मोशन के अंदर किसी किस्म का रोलिंग साउंड तो नहीं आ रहा, रगड़ खाने की आवाज़ तो नहीं आ रही। आमतौर पे पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं कि जी जॉइंट के ना रगड़ खाने की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो नोट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा ना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की। क्रोनिक पेन जो होती है ना उसके बारे में एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि क्रोनिक पेन का जो भी आप इलाज करेंगे, अगर आप इन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का इलाज नहीं करेंगे तो पेन विल कम बैक, ठीक है। आपके पास पेशेंट आएगा, आप ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2 महीने बाद दोबारा आ जाएगा, फिर ठीक करें, फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर 2 महीने बाद दोबारा आ जाएगा। तो आपने ये देखा होगा कि फिजिकल थेरेपी में आपके पास रेगुलर पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि हम उनका डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट ट्रीटिंग दी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की। एक आपके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्री डिस्पोज करते हैं कि जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्रोनिक पेन हो। दूसरे हैं इनिशिएटिंग फैक्टर्स, तीसरे हैं परपिचुएटिंग फैक्टर्स, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग का मैं आपको बताता हूँ। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है आपका बैड पोस्चर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी। फिर उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ ईटिंग, ठीक है, अगर आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स हैं,
आपकी स्लीप हाइजीन नहीं है, आप टाइम पे सोते टाइम पे उठते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपकी स्लीप कम है, आपका स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू मस्कुलोस्केलेटल पेन। उसकी 1987 के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने नीडल ईएमजी की थी। ट्रिगर पॉइंट के अंदर जो है वो नीडल इंसर्ट की और उसके बाद पेशेंट से एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करवाई, तो उन्होंने देखा कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक टू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर मसल्स, ठीक है। खास तौर पे ये जो आपके अपर ट्रेपेजियस हैं, स्केलेनाइज हैं, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड है, ये सारे मसल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। फिर उसके बाद इनिशिएटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। इनिशिएटिंग फैक्टर्स के अंदर जो है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिंग फैक्टर है आपके पास जो कि कॉमनली आएगा वो है ट्रॉमा और इंजरी, ठीक है। पेशेंट को चोट लगी, हफ्ता गुजर गया, उसके बावजूद भी पेन हो रही है। छोटी सी चोट लगी थी, हल्का सा मोटरसाइकिल से गिरा था, थोड़ा सा वजन उठाया था, ठीक है, उसके बावजूद पेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई मसला चल रहा है। अच्छा, मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि 22 लोग जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे बता दें आवाज़ मेरी ठीक आ रही है या नहीं, या आप लोगों को मेरी बात की जो मेरा एक फ्रेमवर्क जो मैं बता रहा हूँ कि उसकी समझ भी आ रही है या नहीं। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आपकी ट्रॉमा है दैट इज़ दी नंबर 1 कॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑफ इनिशिएटिंग फैक्टर, ठीक है। पेशेंट आएगा, आपको कहता जी कि मैंने जी थोड़ा सा वजन उठाया था, मैंने थोड़ा सा जो है वो साइकिल से गिरा था, मैं जो है वो एक ऊंची जगह से छलांग लगा दी थी, फुटपाथ से नीचे पाँव रखा था। ओल्ड पेशेंट जो आपके हैं वो ये इस तरह की कंप्लेंट्स करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो इनिशिएटिंग फैक्टर्स के अंदर। इसके अलावा इनिशिएटिंग फैक्टर के अंदर आपके पास मल्टीपल और फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। पेशेंट अचानक से कोई ना कोई मसला इस तरह का हुआ जिसकी वजह से स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस्ड आउट हो गया और अल्टीमेटली पेन होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक अंडरलाइंग डिजीज़ है, पेशेंट को रेलेवेंट कोई और डिजीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो आपका ऑल्दो अंडरलाइंग डिजीज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म आ सकता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनको मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। सिमिलरली आर्थराइटिस के साथ जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स, मस्कुलोस्केलेटल ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। ऑर्थोसिस के साथ ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। तो कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है आपका मसल ओवरलोड, क्रोनिक मसल ओवरलोड। इसकी एग्जांपल जो है वो आपका बैड पोस्चर है, ठीक है। अगर बैड पोस्चर होगा तो ऑब्वियसली आपका जो पेशेंट है वो ओवर द ईयर्स जो है वो ये कंप्लेंट करने लग जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ इसमें आ सकती है कि बैड पोस्चर की एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि फॉरवर्ड नेक पोस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ पे। लोग गर्दन आगे करके ऐसे करके जो है वो चलते हैं, ठीक है, टर्टल नेक करके। तो वो जो टर्टल नेक पोस्चर है, फॉर एवरी 1 इंच दैट योर नेक इज टिल्टेड फॉरवर्ड, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 पाउंड्स ऑन योर एक्सटेंसर्स, ठीक है। जो आपके सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं उनके ऊपर जो बायोमैकेनिकल लोड है, विद एवरी इंच ऑफ फॉरवर्ड टिल्ट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10 पाउंड्स। तो 10 पाउंड्स का अंदाजा होता है 5 किलो का फर्क पड़ जाता है। एक इंच आगे टिल्ट करेंगे 5 किलो वजन उनके ऊपर बढ़ जाएगा। और दे आर नॉट सपोज टू उतना उनकी मजदूरी करने का उनका जो है ना वो दे आर नॉट डिजाइन फॉर दिस, ठीक है। टोटल जो वो वेट जो होल्ड कर सकते हैं दैट इज 5, 6, 7 आपके स्ट्रक्चर से उसके कोरिलेशन होती है। लेकिन ये कि ओवर 10 पाउंड्स तक जो है वो आपके पिछले ये वाले जो सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं और आपका जो ये आगे सारा मस्कुलेचर है, ये दैट इज सपोज टू वेट जो उठा सकते हैं दैट इज 10 पाउंड। लेकिन जितना आप एक पाउंड आगे जाते जाएंगे, एक इंच आगे जाते जाएंगे, 10 पाउंड्स ऐड होते जाएंगे। और जितना ज़्यादा ऐड होगा वो ज़ाहिर बात है मसल का ओवर यूज़ हुआ है और उस ओवर यूज़ की वजह से आपको
ऑब्वियसली ओवर यूज़ की वजह से आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेस में आएंगे, ट्रिगर पॉइंट्स बनेंगे। ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है आपकी न्यूट्रिशनल, जो इनिशिएटिंग फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B6, B12। और आम तौर पे क्योंकि हमारी डाइट्स इतनी अच्छी नहीं है तो जब भी आपके पास एक पेशेंट आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसकी सेहत से कि ही और शी इज़ नॉट न्यूट्रिशनली वेल। तो आपने हमेशा, अगर तो आपके सेटअप के अंदर कोई न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बैठा है या बैठी है, आपने उसके पास ज़रूर रेफ़र करना है। और दूसरी बात जो है वो इसके अंदर ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि ख़ुद भी कुछ सप्लीमेंट वगैरह उसको, अगर तो अवेलेबिलिटी नहीं है तो ज़रूर सप्लीमेंट्स वगैरह अपने ट्रीटमेंट प्लान के साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और उसको बेटर ईटिंग हैबिट्स का आपने ज़रूर बताना है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन आपने उसको बेसिक्स से ज़रूर देनी है क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो कि आपकी जो रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम है उसको कम करेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज। ठीक है। तो उसके अंदर आप कोशिश करेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की खास तौर पे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। पेशेंट को ज़रूर रेफ़र करें और पेशेंट को ये बता के रेफ़र करें कि भाई सिर्फ पागल लोगों को ही नहीं भेजा जाता साइकोलॉजिस्ट के पास। हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैंने आपको बताया कि दी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद योर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर मसल्स, तो अगर साइकोलॉजिकल इशू रिजॉल्व नहीं होगा, पेशेंट आपके पास से ठीक होकर जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरे उसके बाद दोबारा यही मसला मसाइल हो गए। और समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज एंड ट्रीट बिकॉज अब मेरे पास एक पेशेंट आती थी, शी वॉज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। मैट्रिक में पढ़ती थी और उसको जो है वो हर तरह से जॉब हो चुका हुआ था। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उनका MRI करवा के उसको स्पाइना बाइफिडा डायग्नोज कर दिया हुआ था। ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था कि जी अब सारी ज़िंदगी आपको ये पेन रहेगी। ठीक है। अब हुआ ये कि वो मेरे पास आई, मैंने देखा मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स हैं, स्पाइन जो है वो हाइपोमोबाइल है, शदीद हाइपोमोबाइल है, ऐसी हाइपोमोबाइल कि जिसमें आप मैनिपुलेशन करने के लिए पेशेंट को पोजीशन करें और वो खुद ही से मैनिपुलेट हो जाए, इतना ज़्यादा जो है वो स्टिफनेस थी। ठीक है। तो हमने उसको पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया, तो तकरीबन 3 to 4 वीक्स वो मेरे पास वीकेंड्स पे आई और अल्टीमेटली शी वॉज एबल टू गो बैक टू हर स्टडीज़। ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह उसने दिया, उसने स्कूल छोड़ दिया हुआ था, तो मैट्रिक उसने पास कर लिया था, फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन नहीं लिया था बिकॉज ऑफ हर पेन। और जैसे कि एक डॉक्टर साहब ने उनको बता दिया ना कि भाई आपको स्पाइना बाइफिडा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ यह कि हमने ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अब होता है इस तरह से कि एवरी 2 or 3 मंथ्स वो पेशेंट एक दफ़ा मेरे पास ज़रूर आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब दोबारा ये वाला ट्रिगर बन गया। अब वो क्यों बनता है? वो दोबारा इसलिए बनता है कि या तो उसने जो है वो जो फिज़िकल एक्टिविटी की रजीम मैंने उसको बताई है वो पूरी नहीं की। ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद घर के अंदर कोई ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कोई ऐसा स्ट्रेस है जो कि वो ऑब्वियसली मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकती। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो इट इज़ क्वाइट आइडियल कि आपके साथ, मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक जगह पे क्लिनिक कर रहे हैं, तो आपके पाकिस्तान में क्योंकि एक जगह पे सारे लोग नहीं बैठे होते, तो आपका कम से कम डायरेक्ट रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ, एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। ठीक है। और एक अगर आप अडल्ट प्रैक्टिस करते हैं तो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का हल आप नहीं है, हर तरह का पेशेंट आप नहीं देख सकते। और अर्ली इन योर कैरियर यू नीड टू डिफाइन योर निश कि भाई ये एक ख़ास एस्पेक्ट ऑफ जो है मेरी फील्ड का। से फॉर एग्जांपल अगर मैं मस्कुलोस्केलेटल में काम कर रहा हूँ तो पूरा मस्कुलोस्केलेटल मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है। आई हैव टू डेवलप अ निश, आई हैव टू डेवलप अ स्मॉल पार्ट ऑफ, मतलब एक सिंपल छोटा सा पार्ट जो है वो लेके उसके अंदर मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना है। ठीक है।
और मोस्टली होता यही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी कोरिलेटेड हैं, और हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ डिपेंड कर रही है। तो अकेले जो आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप अकेले जो हैं वो पेशेंट के हर दर्द का इलाज कर दें। तो मकसद ये है कि जब तक आप इन इनिशिएटिंग फैक्टर्स को, इन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपका पेशेंट इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं होगा, ठीक है, और वो बार बार आपके पास आता रहेगा। तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जब आप क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन को देख रहे हैं, आपने हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, रेपिटेटिव स्ट्रेस को, उसके पोस्चर को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखना है, ठीक है, कि कौन से ऐसे परपिचुएटिंग फैक्टर्स हैं जो कि मेरे पेशेंट की पेन को परसिस्ट करवा रहे हैं, बार बार हुई जा रही है, ट्रिगर पॉइंट रिलीव करते हैं फिर हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगली चीज़ हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आपके मस्कुलर एग्जामिनेशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें मस्कुलर एग्जामिनेशन में 4-5 मेन चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और कुछ थोड़ा बहुत फिजिकल एग्जामिनेशन आपको आता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हमने पेशेंट को स्क्रीन करना है फॉर ट्रिगर पॉइंट्स। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि कोई जनरलाइज टेंडरनेस तो नहीं है पूरे मसल्स के अंदर किसी भी एक ख़ास जगह के ऊपर। तीसरी चीज़ आपने देखनी है वीकनेस कितनी हो रही है पेशेंट को, ठीक है। चौथी चीज़ आपने देखनी है किसी जगह पे कोई मस्कुलर स्पैज़म तो नहीं है, क्योंकि अगर टेंडरनेस होगी और स्पैज़म होगा, इन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। टेंडरनेस को आपने और तरीके से मैनेज करना है, ट्रिगर पॉइंट को आपने और तरीके से मैनेज करना है, स्पैज़म को आपने और तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। और आखिरी चीज़ आपने ये देखनी है किसी जगह से मसल ट्विच तो नहीं कर रहा। समटाइम्स मसल जो है ना फड़कता है, जैसे आप आम जुबान में कहते हैं ना कि मेरा ये वाला मसल फड़क रहा है। सिमिलरली आप पेशेंट को थोड़ा सा प्रेशर देंगे किसी भी जगह के ऊपर, अगर ट्विचिंग वगैरह हो रही है तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, उसकी वजह से जो है वो ट्विचिंग कर रहा होता है। वो फिर हम डिटेल में अगर जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, ठीक है। अब मस्कुलर पेन में हम ये देखते हैं किस तरह की पेन हो सकती है। एक तो हमने डिस्क्राइब किया मायोफेशियल पेन हो सकती है, जिसको हम आगे भी अभी डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा मायोसाइटिस हो सकता है। मायोसाइटिस क्या है? जनरलाइज्ड मसल पेन। आपने बहुत लंबा सफ़र किया है, नॉर्दर्न एरियाज गए थे, गिलगित फिर शिर के आए हैं, वापस आए हैं तो पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, दैट इज़ मायोसाइटिस। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मायोफेशियल पेन। मायोफेशियल पेन जो है वो लोकलाइज है, लोकलाइज टेंडरनेस इन अ टॉट बैंड, ठीक है। और जो है वो आपका जो मायोसाइटिस है दैट इज जनरलाइज पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगली चीज़ आपने देखनी है कि कोई कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं बना हुआ। अब कॉन्ट्रैक्चर मसल्स के अंदर कैसे बनता है? मसल्स के अंदर ऐसे बनेगा कि आपका मसल जो है वो क्या सुपरफिशियल या डीप फेशिया के साथ तो नहीं अनड्यू अटैचमेंट हुई, ठीक है। क्या आपके मसल की जो है वो किसी बोन के साथ जो जहाँ से गुजर रहा है, से फॉर एग्जांपल कि आपका क्वाड्रिसेप है उसमें जाके आपके पटेला पे अटैच होना है और फिर उसके बाद टिबियल ट्यूबरोसिटी पे लगना है, ठीक है। नीचे एक बरसा है, क्या बरसा के साथ तो अटैचमेंट नहीं है कोई, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं बना हुआ। तो ये चीज़ आपने मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में देखनी है, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया वो ये है कि आपने स्पैज़म ज़रूर देखना है, बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पैज़म इज़ डिफरेंट एंड मस्कुलोस्केलेटल बाकी जो चीज़ें हैं, मायोसाइटिस है, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है और कॉन्ट्रैक्चर्स है, इनकी सबकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अच्छा, मूसा कह रहा सर ट्रिगर पॉइंट्स के लिए कोई टिप अबाउट द एक्सटेंट ऑफ प्रेशर इन ऑर्डर टू फाइंड द, ये मैं आपको भी बताता हूँ। अभी आगे हम इसको इन ग्रेट डिटेल डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जी मायोफेशियल पेन की। क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज क्या होते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपका ओवरलोड सिंड्रोम होता है, आपका कोई भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। परपिचुएटिंग फैक्टर्स भी हम देख चुके हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से ये बढ़ता है। अब एग्जामिनेशन की हम बात करें तो एग्जामिनेशन के अंदर जो है ना वो सबसे पहले सबसे अच्छी टिप इसके अंदर ये है कि आपने, मैंने जैसे पहले बताया कि आपने इंडेक्स फिंगर से उसको पैल्पेट करना है। इंडेक्स फिंगर से पैल्पेट करेंगे, मिनिमम प्रेशर के साथ पैल्पेट करेंगे तो आपको टॉट बैंड मिल जाएगा। अब टॉट बैंड आपको कैसे मिलेगा?
टॉट बैंड ऐसे मिलेगा कि जब आप पूरे मसल को देख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं डेल्टॉइड की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये फिंगर ऐसे, से फॉर एग्जांपल आपको पता है मेरे फाइबर की डायरेक्शन जो है वो ये आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो मैं इनके परपेंडिकुलर जो है अपनी फिंगर मूव करूँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जी कि ये एक टॉट बैंड है, ठीक है। अब जब मुझे टॉट बैंड मिल गया, उसके बाद अब मैं ये जो बैंड है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइबर की डायरेक्शन ये है, तो अब मैं टॉट बैंड को ऊपर से नीचे पैल्पेट करूँगा और इसमें मैं देखूँगा कि यहाँ पे किस जगह के ऊपर जाके ये पेन मुझे हो रहा है, ठीक है। पूरा फिंगर रन करेंगे और रन करके देख लेंगे कि ये एक ख़ास पॉइंट अब मुझे मिल गया जी, ये मेरा यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है। अब ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिगर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मसल की आपकी एक नॉड बनी होती है, ठीक है, नॉट बन जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, होता ये है कि आपने ओवर यूज़ किया, कोई डिफरेंट एक्सरसाइज कर ली, कोई ज़्यादा वजन उठा लिया, उसकी वजह से मसल डैमेज हुआ तो वो फाइबर्स ने क्या किया, उन्होंने जो है वो इनएक्टिवेट कर दिया, टाइट करके रख दिया, प्रोटेक्टिव स्पैज़म में ले गए कि यार यहाँ से हीलिंग हो जाए। फाइबर्स की जो आपके सिस्टम है उसकी इंटेंशन ये थी कि यहाँ से हीलिंग हो जाए। अब हुआ ये कि हीलिंग तो हो गई, लेकिन वो जो एक प्रोटेक्टिव स्पैज़म था वो कंटिन्यूड रहा, फिर एक्टिविटी चलती रही और अल्टीमेटली हुआ ये कि एक पोर्शन ऑफ द मसल फाइबर रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड, तो और फिर उसके बाद उसने पेन प्रोड्यूस करना शुरू किया, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बन गया, ठीक है। तो पैल्पेशन के लिए जब आप कोई भी बड़ा मसल यूज़ करेंगे, खासतौर पे अपर ट्रेपेजियस है, तो उसके अंदर आप पिंच ग्रिप यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये ऐसे पिंच ग्रिप से जो है वो टाइट बैंड आइडेंटिफाई कर लें। फिर उसके बाद टाइट बैंड के अंदर हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे, अलोंग दी फाइबर्स आप देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो ट्रिगर पॉइंट है। और आपको ट्रिगर पॉइंट कैसे मिलेगा कि पेशेंट आपको बताएगा कि ये एक ख़ास पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ठीक है, कि बाकी फाइबर के ऑल्दो के टॉट बैंड के अंदर भी दर्द होगी, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा जो एपिटोम है आपके पेन का वो एक ख़ास पॉइंट होगा। और ये ट्रिगर पॉइंट्स आमतौर पे बहुत छोटे होते हैं, नियरली 1 to 2 मिलीमीटर, क्योंकि जो मैं आपको स्टडी का हवाला दे रहा था, जिन्होंने वो ट्रिगर पॉइंट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी, उन्होंने ये देखा कि जब आप नीडल निकाल के ट्रिगर पॉइंट से और 1 to 2 सेंटीमीटर लेटरल किसी भी जगह पे लगाते हैं तो दी एक्टिविटी इज़ गॉन, ठीक है। और होता क्या है कि जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट होगा सिर्फ उसी जगह पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने इसमें ज़हन में रखनी है कि जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक ख़ास पॉइंट होगा जहाँ पे पेशेंट को पेन होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल इसकी ये है कि से फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनको हेडेक होता है, ठीक है। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि जी मुझे हेडेक होता है और हेडेक की वजह से जो है इस तरह का हेडेक है कि मुझे लगता है मेरे आँख के पीछे दर्द है, ठीक है। ये पेशेंट आपको बताएगा कि मेरे कान के पीछे दर्द होती है, या ये बताएगा कि मेरे ये लेटरल साइड ऑफ द हेड के अंदर पेन होती है, या ये कि पीछे ये दोनों साइडें जो हैं वो क्या होगा जी मुझे गर्दन में दर्द होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर तक आ रहा है, ठीक है। अब ये सारा पेन पैटर्न किस चीज़ का है? ये सारा पेन पैटर्न आपके सिर्फ एक मसल का है और वो है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, ठीक है। अगर तो उसका स्टर्नल डिवीजन होगा तो वो आपके बैक ऑफ द हेड के अंदर और ये वाली जो आपकी जगह है सारी आँख के इर्द गिर्द फेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पेन रेफर करेगा। अगर आपका क्लेविकुलर उसका हेड होगा तो क्लेविकुलर हेड जो है आपका कान के पीछे, ये लेटरल साइड के ऊपर और फोरहेड पे यहाँ पे पेन जो है वो होगा। और ये भी एक बात है कि जब आपके पास हेडेक का पेशेंट आता है नियरली 90% ऑफ द टाइम दैट हेडेक इज़ ड्यू टू मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। ये आप जिसको कहते हैं ना कि ऑल्दो इट इज़ इन लिटरेचर, लेकिन ये है कि ये मेरा जो है ना आपको चैलेंज है कि आप हेडेक का पेशेंट लेकर आएँ और उसका स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड और पीछे से ये आपके नेक के पैरास्पाइनल, इन दोनों को पैल्पेट करें। अगर इनमें आपको नहीं मिलता दर्द तो आप मुझे आगे पकड़ लें, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम ये हेडेक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन दो मसल्स की वजह से रेफर हो रहा होता है। होता क्या है, जो ट्रिगर पॉइंट है वो आपका पेन जो है वो रेफर करता है दूसरे एरिया के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें तरीका क्या है, रेफर्ड पेन पैटर्न जब आपने ट्रिगर पॉइंट देखना है, एक तो ये कि मैंने आपको बताया आपने पहले टॉट बैंड आइडेंटिफाई करना है। टॉट बैंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस है, ठीक है, इन अ टॉट बैंड।
तो वो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको आपने ना थोड़ा सा प्रेस करके रखना है फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स। आप 15 सेकेंड्स के लिए उसको प्रेस करके रखेंगे तो ही वो अपना रेफर्ड पेन पैटर्न जो है वो शो करेगा। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होगा कि पेशेंट को क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा होगी वो आपको इतना प्रेस नहीं करने देगा, सिर्फ आपने इतना सा प्रेस करना है कि उसको पेन जो है वो थोड़ी सी वहाँ फील हो, आपकी प्रेशर फील होगा, रेफर्ड पेन पैटर्न आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं ये स्क्रीन मेरी क्यों नहीं शेयर हो रही, तो अदरवाइज मैं आपको दिखाता, मैं अभी ग्रुप में ना शेयर भी करूँगा ये दोनों चीज़ें आपके, ये वाले पेन पैटर्न्स जो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड की वजह से होते हैं, और मैं आपको पेन पैटर्न शेयर करूँगा इंफ्रास्पाइनेटस का, बिकॉज इसके ऊपर तो हमने पेपर भी लिखा है। और आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट आके कहता है जी मुझे यहाँ से इधर से दर्द शुरू होता है जी, ये बाजू के अंदर अंदर से जाता है और जाके इस उंगली तक जो है वो मुझे दर्द होता है, इस उंगली तक। ठीक है, और हमेशा इसका मिक्स डायग्नोसिस क्या होता है, इसका मिक्स डायग्नोसिस ये होता है कि जी ये अल्नर नर्व की पेन है। ठीक है, अब इसको जो जिसको कहते हैं डिफरेंशियल करना कितना आसान है, कैसे सिंपली स्पर्लिंग टेस्ट होता है। ठीक है, स्पर्लिंग टेस्ट आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा, कंप्रेशन देंगे स्पाइन का, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि पेन कम या ज़्यादा नहीं हो रही। अगर स्पर्लिंग टेस्ट पॉजिटिव है देन इट इज़ ड्यू टू रेडियोपैथी एंड ट्रैपेंट। ठीक है, अगर स्पर्लिंग टेस्ट नेगेटिव है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप उसका पैल्पेट करके देखें इंफ्रास्पाइनेटस। नियरली 66% ऑफ द टाइम आपका इंफ्रास्पाइनेटस होगा, नियरली 35% ऑफ द टाइम आपका, ये मैं कोट कर रहा हूँ, ये लिटरेचर से कोट किए हुए हैं। ठीक है, इसका एविडेंस भी मैं आपको दे सकता हूँ। और नियरली 34% ऑफ द टाइम आपका ये पोस्टीरियर डेल्टॉइड होगा। ये डेल्टॉइड जो आपका मसल होता है, ये इसका जो ये पीछे वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये पेन जो है ये इसका रेफर्ड पेन पैटर्न है जो कि पूरे बाजू में जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिनके मैंने जॉइंट को हाथ तक नहीं लगाया और सिर्फ उनका ये ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज़ किए हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हुए हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मैं अभी ग्रुप में पोस्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो कुछ जिसको कहते हैं कि वाइंड अप करने के लिए मैं ये कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो आपकी मायोफेशियल पेन है ना, इसके अंदर ओवर ट्रीटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, होती मायोफेशियल पेन है लोग बैक की सर्जरी करवा लेते हैं, होती मायोफेशियल पेन है लोग जो हैं वो एक्रोमियन प्रोसेस की सर्जरी करवा लेते हैं। ठीक है, तो ओवर ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, तो इससे आपने, अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, डायग्नोसिस बनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई इमेजिंग नहीं है। आपसे पेशेंट पूछता है कि भी कैसे आपको पता लगा, आप कहते हैं मुझे फिजिकल एग्जाम से पता लगा। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि पेशेंट का मैंने ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, मैंने कहा है कि यहाँ मैं ड्राई नीडलिंग करने लगा हूँ आपके, और पेशेंट के साथ मेरी जो है ना लंबी कन्वर्सेशन हुई, उसने कहा डॉक्टर साहब पेन तो मेरे नीचे जाके हो रही है, आपने क्यों मेरे बटक एरिया के ऊपर जो है वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ जी एक दफ़ा होने दें, ठीक है, कंसेंट दें, होने दें, आपको खुद पता लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही होता है क्योंकि रेफर्ड पेन पैटर्न होता है, पेशेंट अनसस्पेक्टिंग होता है, पेशेंट को नहीं पता होता कि ये यहाँ से भी आ सकती है पेन। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्योंकि डायग्नोसिस जो है वो प्योरली इट इज़ बेस्ड ऑन योर ओन क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर आपका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है ना विद योर पेशेंट, तो आपका पेशेंट आपको ट्रस्ट करेगा, और जब वो जाहिर बात है ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखेगा तो वो ऑब्वियसली वो आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि आपने जो है वो उसका डायग्नोसिस अच्छा किया। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं, इवन जब मैं ULTH में था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट थे, इतना बड़ा बड़ा वो फाइल्स लेकर आते थे कि भाई हमने यहाँ भी चेक करवाया, यहाँ भी चेक करवाया, हमें नहीं कोई मसला नहीं हल हो रहा। और मसला क्या होता था, मतलब एक पेशेंट मुझे याद है क्योंकि मैं भी उकाड़ा से हूँ, वो पेशेंट भी उकाड़ा से था, UL का स्टूडेंट था, तो उसने कहा कि जी मेरे ख्याल लॉ का स्टूडेंट था, तो उसने कहा जी कि मुझे मल्टीपल डायग्नोसिस लोगों ने बताए, आमर अजीज साहब को भी चेक करवाया ये वो, लेकिन ये है कि यहाँ दर्द होता है और बेतहाशा होता है। ठीक है, सांस लेना भी मुश्किल होता है। मैंने देखा कि उसका जो
पेक्ट मेजर है, उसके अंदर एक ट्रिगर पॉइंट है, हमने पेक्ट मेजर वाला ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ किया, मेरे ख्याल 2 दफ़ा वो आया होगा, और तीसरी दफ़ा वो पेशेंट हमारे लिए मिठाई लेकर आया था, ठीक है। और आज भी मतलब मुझे उसका, मेरे साथ इन कांटेक्ट है, और जब भी कभी बात होती है वो यही कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो समझे कि हार गया था ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये मैं एक चीज़ आपको एक बार से बता रहा था कि आप बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, ठीक है। और जितनी वर्थ आपकी आपके पेशेंट की नज़र में है, ये भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक कोट मैं ये करना चाहूँगा, ओवर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये यूएस के अंदर उन्होंने जो है ना वो पेशेंट्स को फॉलो अप किया आफ्टर 2 years ऑफ बैक सर्जरी। तो 72% ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर बैक सर्जरी रिपोर्टेड दैट इट डिडंट वर्क, ठीक है। तो सिमिलरली पाकिस्तान में भी आपके किसी रिलेटिव ने, अजीज़ ने बैक की सर्जरी करवाई होगी, पूछें जी उनसे कि हाँ जी क्या बना, इट डजेंट वर्क, बैक सर्जरी डजेंट वर्क अनलेस कि आपके कोई रेड फ्लैग साइंस आ रहे थे, ठीक है। आपको पता है बायलैटरल जो नमनेस है तो दोनों लेग के अंदर बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन हो, मतलब वाकई ही रेड फ्लैग साइंस अगर आ रहे हों जो कि इम्पेयर कर सकते हैं आपके नर्वस सिस्टम को, तो उसके अंदर सर्जरी करवाएं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ, पेन की बात कर रहा हूँ, तो इफ़ दे हैड अ सर्जरी फॉर पेन 72% of the time it doesn't work, and I think that the percentage in Pakistan is way higher, because whenever you go to an orthopedic surgeon straight away you are going for surgery, मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने का मतलब है सर्जरी करवाना, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो सिमिलरली उन्होंने देखा कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ले रहे थे लोग, फिजिकल थेरेपी ले रहे थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे थे, उनके अंदर 25% of the people they reported that their treatment didn't work. So when you are going for conservative treatment for the low back pain, it is double as effective as the surgery. So over treatment का हमने एक इशू डिस्कस किया है, डायग्नोसिस का मसला आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने डिटेल में जो है वो देखनी है जब भी पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम इसकी बात करेंगे कि कैसे आप ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं, मायोफेशियल मसाज है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं, आपके पास इस्कीमिक प्रेशर है, ठीक है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आपको 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है वो स्प्रे एंड स्ट्रेच है। स्प्रे एंड स्ट्रेच क्या होता है कि आपको इथाइलिन क्लोराइड की एक स्प्रे मिलती है, ठीक है, मार्केट के अंदर। जो लोग स्पोर्ट्स में काम करते हैं उनको पता है, इथाइलिन क्लोराइड की स्प्रे होती है। उसका मकसद ये होता है, कभी आपने देखा होगा कि कोई चोट वगैरह लगती है स्पोर्ट्स के अंदर तो वो भाग के जो है वो फिजियो असिस्टेंट जाता है और जाके स्प्रे कर रहा होता है, तो वो बेसिकली करती क्या है कि वो टेम्परेचर जो है वो कम कर देती है। तो स्प्रे एंड स्ट्रेच का मकसद ये है कि जब आप का मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट होता है ना, तो ट्रिगर पॉइंट क्या करता है कि जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं पेन होता है तो वो ऊपर ब्रेन में जो है वो एक सिग्नल जाता है कि भाई ये काम गलत हो रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली फ़ौरन से वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाता है। आप स्ट्रेचिंग करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं कि स्प्रे जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा कि बेसिकली आप स्प्रे करेंगे, उसका टेम्परेचर कम होगा तो आपको पता है कि जो टेंस है आपका और बाकी जो क्रीम्स वगैरह आप लगाते हैं, टॉपिकल पेन मैनेजमेंट क्रीम, तो उन यही होता है कि आप बेसिकली हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलस दे रहे होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो ऊपर जा रहा होता है टाइप सी फाइबर से, तो उससे होता यह है कि फिर पेन जानी बंद हो जाती है। तो सिमिलरली हमारा मकसद भी यही है, वो पेन गेट थ्योरी को आप रेफ़र कर सकते हैं। पेन गेट थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लड कर देंगे एक सेंसेशन को तो दूसरी सेंसेशन वहाँ नहीं पहुँच सकेगी, ठीक है। तो दूसरी सेंसेशन बीइंग द पेन, ठीक है। तो अगर आप वो होगा ये कि आप बेसिकली जेंटली जो है वो 1 to 2 इंच पर सेकेंड जो है वो उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है। से अगर हम स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड की बात कर रहे हैं तो हम स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड को भी स्प्रे करेंगे और जो रेफर्ड पेन एरिया उसको भी स्प्रे करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट जो आपने बिठा के उसकी जो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड है उसको स्ट्रेच कर देना है।
15 सेकंड्स का होल्ड करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, इंशाल्लाह पेशेंट जो के अंदर काफ़ी रिकवरी आएगी। दूसरा जो मेथड जो कि मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो है आपका ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। और ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन के अंदर भी पर्टिकुलरली ड्राई नीडलिंग। ठीक है, ड्राई नीडलिंग के अंदर क्या होता है, आप एक नीडल लेते हैं जो कि बहुत बारीक होती है, आगे से जो है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आपके फाइबर्स को अलग अलग कर देती है। ठीक है, वो नीडल आप इंसर्ट करते हैं ट्रिगर पॉइंट में। जो आप नीडल इंसर्ट करते हैं तो एक लोकल ट्विच रिस्पॉन्स आता है। जो ट्विच रिस्पॉन्स है वो एलिसिट करने का मतलब ये है कि आपने ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, और ड्राई नीडलिंग के बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कितना इफेक्टिव है। एज फार एज द लिटरेचर इज कंसर्न, ड्राई नीडलिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर मैनेजिंग मसल ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें सिंपली होता ही है कि थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट डायमीटर्स की ड्राई नीडलिंग नीडल्स होती हैं 0.13 से लेके 0.35 मिलीमीटर तक होती हैं। उसके बाद इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं जो कि आप सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी योर मसल लेंथ। ठीक है, और मसल की जो गिर्थ होती है, जो बल्क होता है, उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं नीडल को। ठीक है, और उसके बाद फिर हर मसल को निडल करने का एक अलग से तरीका होता है। फाइबर की डायरेक्शन देखते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स की लोकेशन देखते हैं, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स है ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं लिटरेचर के अंदर, तो हमें पता है कि मोस्टली ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ बनते हैं। तो बेसिकली मकसद यही होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने नीडल को बिल्कुल हिट करना है ट्रिगर पॉइंट के ऊपर, ट्विच करेगा, पेशेंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर एंड पे बात यही है कि से फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को स्प्रे एंड स्ट्रेच किया या नीडल ड्राई नीडलिंग की, अल्टीमेटली अगर उसके जो परपिचुएटिंग फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल, अंडरलाइंग डिजीज़, मसल ओवरलोड, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें अगर मैनेज नहीं होंगी तो पेशेंट को ट्रिगर पॉइंट्स दोबारा बन जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश आपने ये करनी है जब भी आप क्रोनिक पेन को मैनेज कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परपिचुएटिंग फैक्टर्स को, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको एड्रेस करें, रेलेवेंट प्रोफेशनल्स की तरफ रेफ़र करें। और रेफ़र करने के अंदर जो है वो एक चीज़ थोड़ा सा मैं एम्फेसिस इस बात के ऊपर देना चाहता हूँ कि जब आप रेफरल करते हैं, रेफरल का मतलब ये नहीं होता कि रेफ़र टू न्यूट्रिशनिस्ट करके आपने भेज दिया। नो, यू हैव टू टॉक टू द न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, अपने पेशेंट के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करें, उसको बताएं कि इसको मैंने इस वजह से आपको रेफ़र किया है, काइंडली आप ये आस्पेक्ट जो है वो इसके न्यूट्रिशन का ज़रूर देखें। ठीक है, सिमिलरली जब आप साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं तो रेफ़र टू अ साइकोलॉजिस्ट करके अपने ड्यूटी से फारिग नहीं होना। आपने साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करनी है, ये मेरा पेशेंट है, ये उसकी हिस्ट्री है, मुझे ये लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसके ये मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है वो कम नहीं हो रही। मैं ये आपको चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, अपना जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए आप कोशिश ये करें कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको लेते हुए, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए आप मेरे पेशेंट्स के ये वाले फैक्टर्स जो हैं इनको रिमूव करवाने की कोशिश करें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम इज़ द की। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर ये एक मेन बात है कि जो आपके परपिचुएटिंग फैक्टर्स हैं, जब तक आप उनको रिमूव नहीं करेंगे, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, दुनिया की सबसे अच्छी ड्राई नीडलिंग, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग भी काम नहीं करेगी। ठीक है जी, तो इस पॉइंट पे हम इसको एंड करेंगे। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर चैट में लिख देंगे, मैं आपका आंसर करता जाता हूँ। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फैक्टर इस चीज़ पूरी हमारी डिस्कशन का जो आपको समझ ना आया हो, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। काइंडली अगर आप कोई चीज़ मुझे चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो वो भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन, अच्छा जी एक क्वेश्चन आया जी, सर इफ़ द पेशेंट वांट्स
क्विक रिलीफ, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया जी, ड्राई नीडलिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड बाय फार, मोस्ट इफेक्टिव और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट जो है वो ड्राई नीडलिंग सोरनेस होती है, थोड़ी सी पोस्ट समझे पोस्ट ट्रोमेटिक सोरनेस जैसे होती है उस तरह की, कहीं टिक्का शिक्का लगे तो आपको हल्की सी सोरनेस होती है। दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ ड्राई उसका, क्योंकि उसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हो रही ना। तो दूसरा ये कि आपकी जो जब आप ड्राई नीडलिंग करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है आपका। आप ड्राई नीडलिंग की है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ किया है, पेशेंट खड़ा हुआ है, इमीडिएटली आपको बताता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि अब हम इसको फिर एंड करते हैं। देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, लेकिन ये कि अभी मैं आपके ग्रुप में जो है वो दोनों रेफर्ड पेन पैटर्न्स जो है वो ज़रूर अभी पोस्ट करूँगा। ठीक है, और उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हम, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो हम वो लोग ज़रूर लें। और एंड पे बात जो है वो यही है कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि आपके लेवल के ऊपर, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका काम यही है कि जो आपके सिलेबस की सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपका ये काम है कि आप बेस्ट अवेलेबल करंट एविडेंस को यूज़ करते हुए अपनी प्रैक्टिस करें। पेशेंट का ऐसे ख्याल करें जैसे वो आपका कोई करीबी रिलेटिव है। ठीक है, और जब आप अपने पेशेंट का ख्याल करेंगे, जब आप अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, पेशेंट को मगरों नहीं लाएंगे, तो ना सिर्फ आपको प्रोफेशन में इज़्ज़त मिलेगी, आपको मुआशरे में भी इज़्ज़त मिलेगी, और आपका जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है अपने प्रोफेशन से वो भी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।